हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे नव्या एजुकेशन हब चैनल पर। अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन फॉर द रेगुलर अपडेट्स एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस। ओके, मेरा नाम डिम्पल है और मैंने 12th क्लास की सीरीज स्टार्ट करी हुई है जिसमें मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर को पढ़ाया है और कूलम्स लॉ मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा चुकी हूँ और चार्जेस के बारे में पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं उसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कूलम्स लॉ में क्या पढ़ा था कि कोई भी दो चार्जेस हैं उनके बीच में कितना फोर्स होता है, दो चार्जेस के बीच में वो दो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो हमें लेट कर लेते कोई भी बॉडी है, दिस इज आर्बिट्रेरी शेप ऑफ द बॉडी। आर्बिट्रेरी मतलब होता है जिसकी डेफिनेट शेप नहीं होती, कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, कैसी भी अजीब सी शेप है इस बॉडी की। ठीक है, अब हमें पता है अगर मैं किसी बॉडी को चार्ज करती हूँ तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना कि उसके ऊपर एक या दो चार्जेस हों, है ना। एक या दो चार्जेस नहीं होते, बहुत सारे चार्जेस होते हैं और वो चार्ज पूरे सरफेस के ऊपर फैल जाते हैं, पूरी बॉडी में होते हैं वो चार्जेस। ठीक है, लेट कर लेते हैं इस बॉडी के ऊपर, पूरी बॉडी के ऊपर चार्जेस फैले हुए हैं। ये जो चार्ज होता है ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी होती है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम इनकी बात करें तो इन चार्जेस को हम कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन से पढ़ते हैं। ये चार्जेस का कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं, मतलब बांटे गए हैं। किसी भी बॉडी में चार्ज जो है वो सभी जगह फैले हुए हैं, कंटिन्यूसली फैले हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने डेंसिटीज पढ़नी है, चार्ज डेंसिटी। अब नॉर्मली कोई भी बॉडी होती है, मान लेते हैं इस बॉडी का मास कितना है, m है, और इस बॉडी की वॉल्यूम कितनी होती है, v। तो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ एनी बॉडी, मास डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ओके, अगर मैं यहाँ पर चार्ज डेंसिटी की बात करूँ, चार्ज डेंसिटी जो हो जाएगी आपकी, इस पूरी बॉडी के ऊपर चार्ज लेट कर लेते हैं Q है और इस बॉडी का वॉल्यूम है V। तो चार्ज डेंसिटी आपकी क्या हो जाएगी, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। मास डेंसिटी में न्यूमरेटर पे मास लिखते हैं और चार्ज डेंसिटी में न्यूमरेटर पे चार्ज लिखते हैं। ठीक है, एक्चुअली में इसको और मॉडिफाई करूँ मैं तो इस टर्म को हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है रो से, Q/V। ठीक है, और ओके, अब ये जो टोटल चार्ज दिया हुआ है इसके ऊपर, इस बॉडी के ऊपर मान लेते हैं Q चार्ज है। ठीक है, और इस बॉडी का सरफेस कितना है, इस बॉडी का सरफेस है, टोटल सरफेस एरिया S है। दिस इज टोटल सरफेस एरिया एंड दिस इज टोटल चार्ज। ठीक है, अब मुझे क्या निकालनी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी है। हम इस पूरे सरफेस एरिया की वजह से स्मॉल की बजाय स्मॉल सरफेस एरिया ले लेते हैं। दिस इज स्मॉल सरफेस एरिया ds। जब भी हम टोटल सरफेस एरिया में से स्मॉल सरफेस एरिया लेते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं ds से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, d मतलब होता है बिल्कुल इन्फिनिटली स्मॉल सरफेस एरिया हमने कंसिडर किया है। अगर आपके टोटल बॉडी के ऊपर चार्ज Q है तो इस स्मॉल बॉडी के ऊपर, स्मॉल सरफेस के ऊपर चार्ज कितना होगा, यहाँ पर चार्ज आपका dq होगा। ओके, और इसको हम स्मॉल चार्ज से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दिस dq। तो यहाँ पर आपका जो चार्ज डेंसिटी निकलेगी, चार्ज डेंसिटी निकलेगी दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। कौन सी चार्ज डेंसिटी निकलेगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस क्यों बोला है, इस केस में मैंने बताया है कि जो चार्ज है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी सरफेस पर। सरफेस पर जब भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो उस केस में हम सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से और ये भी रेशो होता है स्मॉल चार्ज डिवाइड बाय स्मॉल एरिया।
ये आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी बन जाता है। ठीक है, डेंसिटी जो होती है बॉडी की वो रिमेन सेम रहती है पूरी, चाहे आप टोटल चार्ज टोटल सरफेस एरिया कंसिडर कर लो या आप क्या कंसिडर करो, इसको आप लिख सकते हो डेंसिटी आपकी सेम रहती है, या तो आप टोटल चार्ज और टोटल सरफेस एरिया का रेशियो ले लो या फिर स्मॉल चार्ज और स्मॉल सरफेस एरिया की रेशियो ले लो, आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, अब सरफेस चार्ज डेंसिटी तब हम निकालते हैं जब किसी बॉडी के सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये तो हो गया मान लो फर्स्ट केस। सेकंड केस ये भी तो हो सकता है ना कि एक कोई लीनियर वायर है ना, लीनियर वायर है, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये वायर को पूरी तरह से हमने क्या कर दिया, चार्ज कर दिया चार्ज। तो इस पूरी लेंथ मान लेते हैं, इस वायर की लेंथ L है और टोटल चार्ज इसके ऊपर कितना है, Q है। तो टोटल की बजाय मैं क्या करती हूँ, पहले स्मॉल सरफेस एरिया स्मॉल लेंथ एलिमेंट मानेंगे, इसको हम बोलते हैं स्मॉल लेंथ एलिमेंट। टोटल लेंथ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी L है और स्मॉल लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, DL। और DL स्मॉल लेंथ में स्मॉल ही एरिया होगा आपका DQ। इस टाइम पे आपकी डेंसिटी जो होती है उसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलोगे आप, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से, दैट इज इक्वल टू चार्ज, स्मॉल चार्ज पर यूनिट स्मॉल लेंथ। और इसको आप कैपिटल Q डिवाइड बाई L भी लिख सकते हो। तो दिस इज योर लीनियर चार्ज डेंसिटी। सिमिलरली हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी निकालेंगे। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालने के लिए हमने कंसिडर करना है एक ऐसी बॉडी जिसकी वॉल्यूम लेट कर लेते हैं V, और ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो इसके अंदर है, इस बॉडी के अंदर है ये टोटल चार्ज हमारा। ठीक है, टोटल चार्ज इस बॉडी के अंदर पूरी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। उस टाइम पे हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि टोटल वॉल्यूम V है, लेट कर लेते हैं टोटल चार्ज Q है। सिमिलरली जैसे हमने दूसरे केसेस में माना, हम स्मॉल वॉल्यूम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। स्मॉल वॉल्यूम जब हम कंसिडर करेंगे, ठीक है, तो ये जो स्मॉल वॉल्यूम हम कंसिडर करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, dV होगी, और चार्ज कितना होगा इसमें, dQ। तो इस टाइम पे हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय रो। किससे रिप्रेजेंट करते हो आप, रो से रिप्रेजेंट करते हो, और ये किसके इक्वल होगी, dQ डिवाइड बाय dV, dQ डिवाइड बाय dV। दिस इज योर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्लियर है, ओके। ये था हमारा चार्ज डेंसिटी के बारे में। अब हमें क्या निकालना होता है, कूलम्ब्स लॉ में हमने क्या सीखा था कि एक चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स निकालना सीखा था। सिमिलरली हम भी यही सीखेंगे इसमें भी कि हमें फोर्स निकालना है। कोई भी बॉडी लेट कर लेते हैं, ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, ये इसका ओरिजिन है। यहाँ पर हम एक बॉडी कंसिडर करते हैं, लीनियर बॉडी कंसिडर करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर टोटल बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज लेट कर लेते हैं Q प्लस चार्ज है Q चार्ज। ये जो आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो रखा है वो पूरी लेंथ पे हो रखा है। टोटल लेंथ हम इसकी मानेंगे L। इस टोटल चार्ज की वजह से एक दूसरा चार्ज यहाँ पर है Q नोट, इसकी वजह से हम यहाँ पर इस Q नोट के ऊपर फोर्स, हमें पता है पॉजिटिव चार्ज ये है, पॉजिटिव चार्ज ये, रिपल्शन होगा, फोर्स क्रिएट होगा, वो फोर्स निकालना है हमने। कूलम्ब्स लॉ में मैंने सिखाया था कि अलग अलग फोर्स, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि बहुत सारे चार्जेस की वजह से अगर एक चार्ज के ऊपर फोर्स लगाना हो तो हम डायरेक्टली उन फोर्सेस को क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। डायरेक्टली उन फोर्सेस को हम प्लस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो चार्ज है वो आपका कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पर फोर्स निकालने के लिए हमें स्मॉल लेंथ एलिमेंट कंसिडर करना होगा। इस लेंथ एलिमेंट का हम लेंथ लेंगे स्मॉल लेंथ dl, और चार्ज कितना होगा, dq चार्ज होगा। यहाँ पर चार्ज कितना होगा, dq। और इस लेंथ
का जो पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन से, लेट कर लेते हैं इसको आई, आर आई से, और क्यू नोट चार्ज के पोजीशन वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे आर नोट से। डी क्यू चार्ज और क्यू नोट के ऊपर जो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा आर से। ठीक है, अब मुझे बताइए ये चार्ज क्यू नोट है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, दूर भेजेगा, तो ये आपका फोर्स हो गया, फोर्स ऑन चार्ज क्यू नोट ड्यू टू दिस लेंथ। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है आपको, फोर्स अगर मैं लिखूं कितना होगा, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, के क्यू नोट प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस डी क्यू डिवाइड बाय आर, आर इनके बीच में कितना है, डेल्टा आर, डेल्टा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनके बीच में। अच्छा, ये तो सिर्फ मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है, डायरेक्शन मैंने आपको बताया था, ये डायरेक्शन हम यूनिट वेक्टर से शो करते हैं। यूनिट वेक्टर इसको एक्चुअली हम सिंपल आर लिख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को आर मान लेते हैं, कि डेल्टा छोड़ देते हैं, कुछ भी मान सकते हो आप, लेंथ ही है, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो इस एफ की जो डायरेक्शन होगी वो इस आर कैप वेक्टर से आप शो करोगे। ये जो डायरेक्शन आपकी आर की है, डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है, वही डायरेक्शन आपकी फोर्स की है। देखो आप वेक्टर, यही डायरेक्शन आपकी फोर्स की है, तो फोर्स की डायरेक्शन आप यूनिट वेक्टर से निकाल सकते हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अभी सिर्फ ये जो फोर्स निकला है किस वजह से निकला है, इस छोटे से चार्ज की वजह से निकला है, तो आपका फोर्स भी स्मॉल ही लगेगा, स्मॉल चार्ज की वजह से स्मॉल ही फोर्स लगेगा ना, तो इसको आप डी एफ लिखोगे। अभी टोटल चार्ज की वजह से फोर्स नहीं निकाला है हमने, सिर्फ स्मॉल चार्ज की वजह से फोर्स निकाला है, तो ये आपका डी एफ हो गया। अब यहाँ पे आपने डी क्यू की वैल्यू निकालनी है बाय यूजिंग द लीनियर चार्ज डेंसिटी फॉर्मूला। जस्ट मैंने अभी आपको कराया है, लैम्डा क्या होता है, डी क्यू बाई डी एल होता है। ठीक है, तो यहाँ से डी क्यू की वैल्यू निकालोगे, जो डिनोमिनेटर में है इक्वल टू के इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एल। तो यहाँ पर पुट करोगे आप फर्स्ट इक्वेशन में डी एफ वाली, फोर्स बिटवीन चार्जेस ऑन दिस चार्ज क्यू नॉट, के क्यू नॉट लैम्डा डी एल डिवाइड बाय आर वेक्टर का स्क्वायर, आर वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड आर कैप। ओके, आर कैप, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ये इसकी डायरेक्शन हो गई। ठीक है, अभी आपने जो ये फोर्स निकाला है, ये स्मॉल फोर्स निकाला है। ठीक है, इस लेंथ की वजह से निकाला है। अगर मैं अगली लेंथ कंसिडर करूँ, फिर से फोर्स निकालना पड़ेगा हम, फिर थोड़ी सी लेंथ और कंसिडर करो, फिर से फोर्स निकालना पड़ेगा। हर एक फोर्स निकाल के हमें क्या करना पड़ेगा, इनको ऐड करना पड़ेगा। जब भी हम ये जो आपकी लेंथ है, ये जितना मैंने शो किया है ना, इससे भी बहुत ज़्यादा स्मॉल लेंथ लेनी होगी। स्मॉल लेंथ में स्मॉल ही चार्ज आएगा, तो पहले हमने ये जो स्मॉल चार्ज है इसको मान लेना कि लगभग एक चार्ज के इक्वल ही है ये, और हमने इसके दोनों जो ये चार्ज है, इस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स निकाल रहा है वो निकाला है, लेकिन हमें निकालना है टोटल फोर्स। जब भी हम स्मॉल लेंथ का या स्मॉल इस फोर्स का जब हमें टोटल फोर्स चाहिए होता है, तो हम एक इंटीग्रेशन फंक्शन होता है उसका हम यूज़ करते हैं। छोटी छोटी वैल्यूज़ को हमें प्लस करना होता है, जब भी हमें लार्ज समेशन करना होता है तो हम इंटीग्रेशन फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी हम बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, इंटीग्रेशन करने के बाद स्मॉल फोर्सेस का जब हम इंटीग्रेशन कर देते हैं तो हमें मिल जाता है टोटल फोर्स। और टोटल फोर्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये आपके जो इक्वेशन है ये कुछ इस तरीके से बन जाएगी, इस साइड लिख रही हूँ मैं, F इज इक्वल टू के क्यू नोट। ओके, ये जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन से कुछ कांस्टेंट वैल्यू को आप बाहर लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से के क्यू नॉट कांस्टेंट वैल्यू है, ये वैल्यू चेंज नहीं होती, तो इंटीग्रेशन से हमने इसको बाहर लिख लिया, लैम्डा डी एल आर कैप डिवाइड बाय आर वेक्टर का होल स्क्वायर। इस आर वेक्टर को, आर कैप को
हम यूनिट वेक्टर है इसको हम लिख सकते हैं इट इज़ द रेशियो ऑफ आर वेक्टर डिवाइड बाय आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो अगर मैं यहाँ पर ये वैल्यू लिखूँ आर वेक्टर डिवाइड बाय आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यहाँ पर पावर कितनी है 2 और यहाँ पर पावर कितनी है 1, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो पावर यहाँ पर कितनी हो जाएगी 3 पावर हो जाएगी, ठीक है। और इस वेक्टर को हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को पोजीशन वेक्टर्स के टर्म्स में हम निकाल सकते हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि एक वेक्टर आर आई है और दूसरा वेक्टर आर वेक्टर है, तो ये वेक्टर ट्रायंगल की 2 साइड बना रहे हैं और जो ट्रायंगल की तीसरी साइड है यहाँ पे ये जो वेक्टर है इसको क्लोज कर रहा है इस ट्रायंगल को, तो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर होता है अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर आपको ये यहाँ पर समझ नहीं आया तो मेरी पिछली वीडियोस में आप जाके देख सकते हो, वहाँ पे मैंने थोड़ा और डीपली समझाया हुआ है, ठीक है। आर नोट इज इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ क्या हो जाएगा आपका आर वेक्टर प्लस आर आई वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर सम होता है 2 वेक्टर्स का, तो यहाँ से आर वेक्टर की वैल्यू कितनी निकल जाएगी आपकी आर नोट माइनस आर आई वेक्टर। ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर सकते हो, आर वेक्टर की यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो आर नोट माइनस आर आई डिवाइड बाय यहाँ पर अगेन यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे आर नोट वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर, इसका मोड लोगे एंड देन आप क्यूब लिखोगे। दिस इज द फाइनल फोर्स ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द लेंथ। किसी भी लीनियर लाइन पे आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो रखा है, ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इसकी वजह से इस स्मॉल चार्ज के ऊपर आपने फोर्स निकाला है, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। अब ये तो था लाइन जो आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था सिर्फ किस पे था लेंथ पे। ऐसा भी हो सकता है ना कि किसी बॉडी के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, हो सकता है किसी बॉडी के सरफेस पे, लेट कर लेते हैं ये कोई आर्बिट्रेरी सरफेस है हमारा और इसके ऊपर टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। टोटल चार्ज यहाँ पर Q है और सरफेस एरिया मान लेते हैं हम S। अगेन हमें इस पूरे की वजह से इस स्मॉल चार्ज के ऊपर Q नोट चार्ज के ऊपर फोर्स निकालना है, ठीक है। ऑब्वियसली हमें पता है पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है रिपेल करते हैं, तो ये बॉडी भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, तो हमें पहले स्मॉल एरिया कंसिडर करना पड़ेगा जो कि होगा ds और इस स्मॉल एरिया में चार्ज कितना होगा आपका dq चार्ज होगा, ठीक है। और ये स्मॉल एरिया का पोजीशन वेक्टर हम आर आई ही मानेंगे और इस स्मॉल एरिया में जो स्मॉल चार्ज है इसकी वजह से इस क्यू नोट चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा, स्मॉल ही फोर्स लगेगा df और ये पोजीशन वेक्टर हो गया आपका r मान लेते हैं, ठीक है। तो अब की बार चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये इक्वेशन आपकी सेम रहेगी, फोर्स लग रहा है चार्ज के ऊपर क्यू नोट के ऊपर इस dq की वजह से, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी पड़ेगी और सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू dq रेशियो ऑफ dq डिवाइड बाई ds। यहाँ से आप वैल्यू निकाल लो dq की कितनी वैल्यू होगी, ds को इधर मल्टीप्लाई कर दो सिग्मा ds और ये वैल्यू आप फोर्स में पुट कर दो, dF इज इक्वल्स टू k q नॉट सिग्मा ds डिवाइड बाय r वेक्टर का स्क्वायर और इस यूनिट वेक्टर को आप एज इट इज लिख दो, ये डायरेक्शन शो करेगा आपकी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें स्मॉल फोर्स तो निकल गया है स्मॉल सरफेस एरिया की वजह से, लेकिन टोटल फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद हमें टोटल फोर्स F मिल जाएगा और K और Q नॉट को हम कॉमन ले सकते हैं, इंटीग्रेशन सिग्मा ds डिवाइड बाय R वेक्टर का स्क्वायर। अब ये जो यूनिट वेक्टर है इसको मैं ओपन कर सकती हूँ, R यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है, R वेक्टर डिवाइड बाय R वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो दिस इज R वेक्टर, R वेक्टर का अगर मैं मैग्नीट्यूड लेती हूँ इसकी पावर 1 है, यहाँ पर पावर 2 है, तो ये पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, टोटल पावर कितनी होगी आपकी 3 यहाँ पर, ओके। सो अब यहाँ पर हम वैसे ही ट्रायंगल लॉ की हेल्प से ये R वेक्टर निकाल सकते हैं और R वेक्टर की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो दोनों जगह, तो आपका फोर्स निकल गया ड्यू टू
चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस। सिमिलरली हम एक और फोर्स निकालेंगे। अगर आपका केस होगा वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, अगर आपका किसी भी बॉडी की टोटल वॉल्यूम पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो आप क्या करोगे उस केस में? तब भी हम टोटल वॉल्यूम इसकी V है, टोटल चार्ज इसका Q है, और हम स्मॉल वॉल्यूम कंसिडर करेंगे, स्मॉल वॉल्यूम कंसिडर करेंगे, दैट इज dV, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। और इसका अगेन यहाँ से पोजीशन वेक्टर कितना हो गया RI, और इस स्मॉल वॉल्यूम का, स्मॉल वॉल्यूम में स्मॉल ही चार्ज होगा, कितना चार्ज होगा यहाँ पर dQ। ये dQ पॉजिटिव चार्ज है, और ये भी अब की बार जो चार्ज है ना वो इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस बॉडी के अंदर पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, पहले सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड था, ठीक है। तो ये पूरा चार्ज तो Q है, और स्मॉल वॉल्यूम में स्मॉल ही चार्ज होगा। इस स्मॉल चार्ज की वजह से जो चार्ज लगेगा यहाँ, इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ओके, यहाँ पर आपका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? पूरा वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालेंगे, दैट इज रो, दैट इज इक्वल टू dQ डिवाइड बाई dV। यहाँ से आप dQ की वैल्यू निकालो, रो dV। तो यहाँ पर आप पुट करोगे dF इज इक्वल्स टू KQ नॉट रो dV r कैप डिवाइड बाई r वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब आपको स्मॉल फोर्स मिल चुका है स्मॉल वॉल्यूम की वजह से। अगेन आपको इंटीग्रेशन करना होगा, इंटीग्रेशन करके आप टोटल फोर्स निकाल सकते हो। KQ नॉट आपके कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हो। रो dV डिवाइड बाय r वेक्टर का स्क्वायर, और यहाँ पर r कैप। तो ये r कैप है और ये r वेक्टर है। ये जो वेक्टर है आपका, इसको भी आप इसी तरह से शो कर सकते हो, यहाँ पर वैल्यू लिख सकते हो जैसे मैंने पहले करवाया था, ठीक है। तो ये आपका कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक था। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? अब हमें पता है चार्ज होता है, लेट कर लेते हैं एक चार्ज Q है, क्लियर है, और एक दूसरा चार्ज Q नोट इसके आसपास है। ओके, हमें पता है ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है, और ये वाला चार्ज भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। जो दो चार्जेस होते हैं, सेम चार्जेस, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं, अनलाइक चार्जेस होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक मीन्स ये चार्ज Q नोट चार्ज के ऊपर जितना फोर्स लगा रहा है उसकी रेंज क्या है। फील्ड मतलब कितने एरिया तक वो अपनी Q नोट चार्ज के ऊपर फोर्स लगा सकता है, ठीक है। अब जैसे ये मैं हूँ यहाँ पर, मेरी रेंज कहाँ तक है, ये हैंड मेरे कहाँ तक पहुँच सकते हैं, वही मेरी रेंज होगी, ठीक है। कोई भी चीज़ होगी ऑब्जेक्ट, तो मैं यहाँ पर एक मतलब खड़ी हूँ एक पोजीशन पर, इस पोजीशन पर खड़े खड़े मैं मेरे आसपास जितनी भी चीज़ें होंगी मैं उनको कैच कर सकती हूँ ना, क्योंकि मेरी रेंज इतने एरिया तक है, पूरे सभी जगह मैं यहाँ पर सब जगह से मैं मेरी रेंज या ये पूरा एरिया है, ठीक है। ऐसे ही किसी भी एक चार्ज का कुछ फील्ड एरिया होता है। ओके, इस फील्ड एरिया में क्या होता है कि ये चार्ज किसी दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगा सकता है या फिर नहीं लगा सकता, ठीक है। तो जितने भी एरिया तक ये Q चार्ज इस Q नॉट चार्ज के ऊपर फोर्स लगा सकता है, उतना ही एरिया को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं, ठीक है। दूसरे वर्डिंग्स में ये भी समझ सकते हो आप कि ये जो Q नॉट चार्ज है इसके ऊपर ये Q चार्ज फोर्स लगा रहा है, ठीक है, फोर्स लगा रहा है। तो ये Q नॉट चार्ज को हम किस एरिया में रखें, किस रेंज तक रखें कि इसके ऊपर फोर्स लगता रहे, ठीक है। लेट कर लेते हैं इस चार्ज की जो रेंज है वो ये है, ये फील्ड है इस चार्ज का, ये क्या बनाया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन होता है कि भाई जिसके अंदर और जिसके ऊपर अगर मेरा कोई दूसरा चार्ज रखा है, इसकी वजह से Q नॉट चार्ज के ऊपर फोर्स फील होगा। लेकिन अगर ये चार्ज इस रेंज से बाहर है,
इस रेंज से बाहर है, इस रीजन से बाहर है, तो इस चार्ज के ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पर ये क्यू नॉट चार्ज फोर्स फील कर पाए ड्यू टू दिस क्यू चार्ज। ओके, ये जो आपका क्यू चार्ज है, यहाँ पर हम इसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। क्या बोलेंगे, सोर्स चार्ज, जिसकी वजह से फोर्स लग रहा है। ओके, और ये जो क्यू नॉट चार्ज है, लेट कर लेते हैं यहाँ पर, इस चार्ज को हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ये आपका टेस्ट चार्ज है, ये टेस्ट करता है कि क्या मतलब रीजन को ये टेस्ट कर सकता है। अब जैसे इस चार्ज को मैंने इस P पॉइंट पर रख दिया तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, Q पॉइंट पर रखा तो भी फोर्स फील हो रहा है, थोड़ा सा और दूर लेके गए S पॉइंट पर रखा तो फोर्स फील नहीं हो रहा। तो इस चार्ज की हेल्प से हम टेस्ट कर सकते हैं ना इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन को। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंसेप्ट हो गया। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है कि जो ये टेस्ट चार्ज है ना, ये भी तो फोर्स लगा सकता है ना सोर्स चार्ज के ऊपर। तो हमने क्या करना है, इस क्यू नॉट चार्ज की वैल्यू बहुत स्मॉल लेनी है, बहुत स्मॉल, बहुत छोटा चार्ज यहाँ पर लेना है। ठीक है, माइक्रो नैनो कूलम्स में हमने ये चार्ज लेना है, और ये जो सोर्स चार्ज है हमने इसकी बिग वैल्यू लेनी है, ताकि इस चार्ज का फोर्स इस पर तो लग सके, बट ये जो चार्ज है टेस्ट चार्ज, अपना फोर्स इसके ऊपर कोई इफेक्ट ना डाले। ठीक है, इसलिए टेस्ट चार्ज को वैल्यू जो होती है वो हमें स्मॉल लेनी होती है, ताकि जो ये जो इसके ऊपर क्यू के ऊपर फोर्स लगाएगा वो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर हो। ठीक है, तो अब होता है एक नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है कि सोर्स चार्ज क्यू नॉट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगा सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल E, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका भी मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, दैट इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज। फोर्स किसके ऊपर लगेगा, टेस्ट चार्ज के ऊपर लगेगा, ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज डिवाइड बाय पर यूनिट बोल सकते हैं, पर यूनिट चार्ज बोल सकते हैं, पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है, जो कैसे दी जा सकती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेस पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई। ठीक है, अब हमारे पास पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है। बात करते हैं डायरेक्शन की। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन से हम निकाल सकते हैं। ये जो टेस्ट चार्ज है, आप देखिए ये टेस्ट चार्ज है और ये आपका सोर्स चार्ज है क्यू, ये भी पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज भी हमने पॉजिटिव लिया है, लेट कर लेते हैं। तो आप मुझे बताइए, ये जो पॉजिटिव चार्ज है क्यू, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा ना, तो यही डायरेक्शन तो किसकी है, फोर्स की है। जो डायरेक्शन फोर्स की है वही डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन होती है। कैसी डायरेक्शन होती है, आउटवर्ड। अब आ जाते हैं नेगेटिव चार्ज में। मान लो सोर्स चार्ज आपका नेगेटिव है और ये आपका टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, ये पॉजिटिव है। नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो अट्रैक्टिव फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी, होएगी ना। तो जो डायरेक्शन फोर्स की है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की बन जाएगी। तो नेगेटिव चार्ज के केस में जो डायरेक्शन होती है वो इनवर्ड होती है। क्लियर है। ये आपकी पॉजिटिव चार्ज में डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, आउटवर्ड बाहर की तरफ जाएगी डायरेक्शन, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड की तरफ। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है वहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस तरह से है और नेगेटिव चार्ज पर डायरेक्शन आपकी इस तरह से। क्लियर है, ओके। अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता चल गया, फोर्स डिवाइड बाय क्यू नॉट। ओके, अब यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे एक कोऑर्डिनेट एक्सिस, दैट इज
एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। इस ओरिजिन पर हमारा सोर्स चार्ज बैठा है। कौन बैठा है? सोर्स चार्ज बैठा है, ठीक है। और इस सोर्स चार्ज की वजह से किसी भी एक पॉइंट पर, लेट कर लेते हैं पी पॉइंट, पी पॉइंट पे हमारा टेस्ट चार्ज है क्यू नोट। कौन बैठा है यहाँ पर? क्यू नोट। और क्यू नोट को हम यूनिट चार्ज लेंगे। यूनिट चार्ज का मतलब होता है हमारा 1 कूलम। कितनी वैल्यू है इस चार्ज की? 1। माइक्रो भी ले सकते हैं, 1 माइक्रो लेंगे क्योंकि हम इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल लेते हैं, मतलब 1 वैल्यू रहेगी इसकी। ओके, ये आपका चार्ज है। इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालने के भाई कितना फोर्स लगेगा, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहाँ पर होगी इस पी पॉइंट पर। तो हमने मान लिया इस पी पॉइंट का ओरिजिन से जो ये जो पोजीशन है वो बताएगा, ये पोजीशन वेक्टर आर बताएगा, ठीक है। और इस पोजीशन वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो क्या है? ये आर कैप। हम डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर से शो करते हैं और यूनिट वेक्टर को कैप से शो करते हैं, आर कैप। ये आर कैप की डायरेक्शन है, आउटवर्ड डायरेक्शन ही होगी, ठीक है। इसी की जैसे सेम डायरेक्शन निकालिए। अब अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या होता है? फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू चार्ज क्यू कितना होगा? फोर्स कितना होगा? के क्यू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस होता है, डिवाइड बाय ये के कांस्टेंट होता है, एंड डिवाइड बाय उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। और यहाँ पर इसका डायरेक्शन आ गई, यूनिट वेक्टर से हम डायरेक्शन शो कर सकते हैं। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालने के लिए हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है इसका फॉर्मूला। यहाँ पर फोर्स की वैल्यू पुट कर दो आप, के क्यू नोट आर कैप डिवाइड बाय आर वेक्टर का स्क्वायर, और यहाँ मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और यहाँ पर क्यू नोट है तो क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है वो आपका ये निकल जाएगा, के क्यू बाय में आर वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड आर कैप। सो दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यू एट एनी पॉइंट पी, ठीक है। किसी भी पॉइंट पी पर हम क्या निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर अगर ये तो चार्ज यहाँ पर ओरिजिन पे है, अगर मान लो हमारा सोर्स चार्ज ओरिजिन पे ना हो, कहीं और हो, ज़रूरी थोड़ी ना है कि ओरिजिन पे ही होगा, तो उस टाइम पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे आप? ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस सेलेक्ट कर लेते हैं। क्यू चार्ज आपका यहाँ प्रेजेंट है, जो कि ओरिजिन से इसका जो पोजीशन वेक्टर है हम ले लेते हैं R1 कंसिडर कर सकते हैं। और जो आपका टेस्ट चार्ज है क्यू नोट वो इस पी पॉइंट पर प्रेजेंट है, जिसका पोजीशन वेक्टर आपका है आर नोट। तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? ये जो डिस्टेंस प्लस में डायरेक्शन भी है तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन जाएगा, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं आर वेक्टर। ओके, अब देखिए ये सोर्स चार्ज है, क्यू नोट चार्ज पे क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फोर्स आपका यही रहेगा, है ना। तो आपको जो ये फोर्स निकालना है ये हो जाएगा आपका सेम एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। F इजिकल्स टू के प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस आर कैप ये यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन है कैसे निकाली आपने? देखिए ये क्यू चार्ज है, इस क्यू नोट चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा, दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो रिपेल करेंगे, तो इस क्यू नोट के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा आपका। तो ये डायरेक्शन और ये आर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, तो डायरेक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आर कैप वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो जाएगी इसमें? के क्यू नोट डिवाइड बाय आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और आर कैप। अब यहाँ पर फ़र्क कितना क्या आया है कि हमें ये जो आंसर है वो पोजीशन वेक्टर्स के टर्म्स में देना होगा। उसके लिए हमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज़ करना पड़ेगा। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि आपका एक वेक्टर ये है ए वेक्टर और एक दूसरा वेक्टर ये है बी वेक्टर, इन दोनों का वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकलता है? फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का हेड, इसको आप मीट कर लो तो ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा। तो रिजल्टेंट ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा सम होता है फर्स्ट वेक्टर एंड सेकंड वेक्टर। तो यहाँ से आप आर वेक्टर की वैल्यू निकालिए, आर नोट माइनस में R1, ये निकल गया आपका आर वेक्टर।
अब मुझे पता है यूनिट वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हो, आर वेक्टर अपॉन में आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अच्छा, हम आर वेक्टर जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम सिंपल आर भी लिख सकते हैं, ठीक है। बुक में कई बार आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या लिखा होगा, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, सिंपल आर हो जाता है। अब ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, आर वेक्टर सिंपल आर लिख सकते हैं हम, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ना लगा के सिर्फ हमने आर का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर आर की पावर 2 है, यहाँ पर आर की पावर 1 है, तो कितना होगा इसकी वैल्यू, के क्यू क्यू नॉट, ये आपका अभी 4c है, ठीक है, ये आपका 4c चल रहा है, ठीक है। आर वेक्टर डिवाइड बाय आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब इस आर वेक्टर की वैल्यू आपने यहाँ निकाली, यहाँ पर पुट कर दो, आर नोट r1 वेक्टर डिवाइड बाय आर नोट माइनस r1 वेक्टर का यहाँ पर मैग्नीट्यूड का क्या लेना है आपको, होल स्क्वायर। दिस इज योर फोर्स। और अगर आपको फोर्स दिया हुआ तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे निकालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो हियर इज के क्यू क्यू नॉट आर नोट माइनस r1 वेक्टर डिवाइड बाई आर नोट माइनस में r1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, एंड क्यू नोट डिवाइड था तो क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हो गया। तो आपका जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया, के क्यू आर नोट माइनस r1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब है, सॉरी इधर क्यूब बन जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर 2 पावर और यहाँ पर 1, तो और 1 3 पावर हो जाएगी अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो इसको, ठीक है, आर नोट माइनस में r1। तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस। अभी तक हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी वो एक चार्ज की वजह से निकाली थी। लेट कर लेते हैं ये Q की बजाय मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ Q1 चार्ज, ठीक है। जस्ट अभी मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखवाया है, करवाया है किसी एक चार्ज की वजह से, वो कितना होता है, K Q1, Q की जगह मैंने यहाँ पर Q1 पुट किया है, R वेक्टर लिख लेते हैं और डिवाइड बाय R वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल क्यूब। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 चार्ज है Q1। मान लो एक चार्ज के बजाय यहाँ पर कोई और भी तो चार्ज हो सकता है ना, ग्रुप ऑफ चार्जेस हमने लेना है। सेकेंड चार्ज ले लिया Q2, जिसका पोजीशन वेक्टर कितना दिया हुआ है आपको, R2 लिख लेंगे हम, और ये Q2 वेक्टर भी क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। दिस इज ये Q नॉट वेक्टर था ना, ये जो आपका ये जो फोर्स है ये आपका क्या बन जाएगा, F फोर्स ऑन Q नॉट चार्ज ड्यू टू Q1, F नॉट 1 लिख सकते हैं। और जो डायरेक्शन फोर्स की होती है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की भी है, तो यहाँ पर आप करेक्टली लिख सकते हो E नॉट 1, और इसको आप E1 ही लिखते हो वैसे, ठीक है, E1 ही शो करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q2 की जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो ये हो जाएगी E2 डायरेक्शन हो जाएगी। मान लो कोई तीसरा चार्ज है Q3, जिसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से है R3, ये Q3 क्या भी लगाएगा, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की हो जाएगी। तो ये आपका Q नोट चार्ज है। बहुत सारे ऐसे बहुत सारे N चार्जेस लेने हैं हमने, और N चार्जेस की वजह से इस Q नोट चार्ज के ऊपर हमने पहले फोर्स निकालना और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। फोर्स निकालने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे निकालना है। ऐसे ही हम E2 निकाल सकते हैं, के Q2 डिवाइड बाय R। ओके ओके ओके, यहाँ पर ये जो आपका डिस्टेंस है Q1 और Q नोट के बीच का डिस्टेंस लिखोगे यहाँ पर, इसको आप रिप्रेजेंट करोगे। Q1 और Q नोट के बीच के डिस्टेंस को हम लिखेंगे R1 नोट, ठीक है, और Q2 और Q नोट के बीच के डिस्टेंस को हम लिखेंगे R2 नोट। यहाँ पर लिख लो R1 नोट और यहाँ पर R2 नोट। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू बिकॉज ऑफ Q3 चार्ज हम यहाँ पर लिखेंगे R3 नोट। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है 3 चार्ज Q3 और Q नोट के बीच में, ठीक है। ये एक्सप्रेशन जस्ट मैंने अभी आपको पीछे करवाया है। हम अलग अलग चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। अब मान लो n चार्जेस हैं, तो En कैसे लिखोगे आप, K Qn लिख दोगे, Rn नोट वेक्टर डिवाइड बाय Rn नोट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब आ गया,
ठीक है। तो अब सभी चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे निकालोगे? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आपको इन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड्स का क्या कर देना है, सम कर देना है। इन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड्स को आपने क्या कर देना है, अप टू En तक सभी इलेक्ट्रिक फील्ड्स को आपने सम करना है। जब आप इनको ऐड करोगे तो आप इसमें कॉमन देख रहे हो, क्या सिर्फ एक ये k कांस्टेंट कॉमन है। तो जब आप टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लिखोगे, वैल्यू पुट करोगे सभी की, E1 k मैंने कॉमन ली, यहाँ पर बचेगा Q1 R1 नोट वेक्टर क्यूब की होल क्यूब प्लस Q2 R2 नोट वेक्टर का क्यूब प्लस Q3 R2 3 नोट वेक्टर डिवाइड बाय R3 नोट वेक्टर का क्यूब प्लस कहाँ तक लिखना है आपने, Qn तक, Qnth चार्ज की वजह से Rn नोट वेक्टर की होल क्यूब। इन सभी का आप प्लस करोगे तो हम समेशन करके टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, दैट इज समेशन ऑफ I इज इक्वल्स टू 1 to n, समेशन करना है हमने, और k q i r i नोट डिवाइड बाय r i नोट वेक्टर मैग्नीट्यूड का क्यूब, ठीक है। और इस वेक्टर को आप ऐसे इस तरह से लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग, k q i, यहाँ पर ये वेक्टर आप निकाल सकते हो, दैट इज r नोट माइनस r i आएगा आपका डिवाइड बाय r नोट माइनस r i का क्यूब आ जाएगा। तो दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आपका निकल गया है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। अभी आपने देखा ये जो चार्जेस हैं, कभी यहाँ पर है Q2, यहाँ पर है Q3, यहाँ पर, मतलब बहुत दूर दूर है, कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है ना। लेकिन बॉडी के ऊपर जब आप चार्ज देते हो, इस लेक्चर की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको पढ़ाया है, कंटिन्यूसली जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उस टाइम पे आप चार्जेस का जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे वो आप इंटीग्रेशन की हेल्प से निकालोगे, और वहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी की टर्म्स में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखना होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको फोर्स का एक्सप्रेशन लिखवाया, ठीक है। लेट कर लेते हैं, फर्स्टली हम मान लेते हैं कि ये आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, ओके। टोटल लेंथ इसकी L है, टोटल चार्ज Q है, हमने स्मॉल लेंथ DL मानी थी, DQ इसके ऊपर चार्ज है। इस DQ चार्ज की वजह से हमने Q नोट चार्ज के ऊपर क्या निकालना है, ये आपका R वेक्टर मान लो, RI मान लो, एंड दिस इज R नोट वेक्टर, इनके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है दैट इज R वेक्टर, और ये स्मॉल चार्ज है, इस Q नोट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगाया उसकी डायरेक्शन ये होगी। तो जो डायरेक्शन फोर्स की होती है वही डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये आपका Q नोट चार्ज है, ठीक है। जैसे मैंने आपको फोर्स लिखवाया था अभी इसी लेक्चर में, आपको फोर्स लिखवाया था, क्या था वो, K Q नोट लैम्डा DL R कैप डिवाइड बाय R वेक्टर का स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन भी था यहाँ पर, इंटीग्रेशन, ठीक है। ये आपका फोर्स था। इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे निकाल सकते हो, फोर्स डिवाइड बाय Q नोट, जब आप Q नोट से डिवाइड करोगे तो ये Q नोट कट हो जाएगा ना यहाँ से, तो क्या बचेगा, K लैम्डा DL इंटीग्रेशन R वेक्टर का स्क्वायर एंड R कैप। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन कब हुआ, जब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। सिमिलरली सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी होता था और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के में आपका ये एक्सप्रेशन जो हो जाएगा, यहाँ पर आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगा, स्मॉल सरफेस आ जाएगा, R वेक्टर का स्क्वायर और R कैप। और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, यही बनेगा, K यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ जाएगी, रो dV डिवाइड बाय R वेक्टर का स्क्वायर, और यहाँ पर R कैप। सो दिस इज द
3 expressions due to continuous charge distributions. Clear है? Okay. So the last but not the least, एक और टॉपिक रह गया है, दैट इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमने क्या देखने हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमें चाहिए। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते क्या हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, कोऑर्डिनेट एक्सिस लीजिए आप, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस होता है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड एक और परपेंडिकुलर एक्सिस होता है दैट इज जेड, और एक ओरिजिन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालना आ गया है ड्यू टू आप पॉइंट चार्ज। लेट कर लेते हैं टोटल चार्ज क्यू है, जिसका पोजीशन वेक्टर है आर, और यहाँ पर क्यू नोट चार्ज था, इसका पोजीशन वेक्टर है आर नोट, इसको हम आर डैश मान लेते हैं, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है आर वेक्टर। और ये चार्ज क्यू नोट चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा, जो डायरेक्शन फोर्स की है वही डायरेक्शन आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। जस्ट अभी मैंने आपको कराया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो वहाँ पर आपका एक्सप्रेशन आया था कि क्यू डिवाइड बाय आर कैप और आर वेक्टर का स्क्वायर, ये वैल्यू आई थी। अब आपको पोजीशन वेक्टर जो आपका ये दिया हुआ है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको आप कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड करोगे, इसके कंपोनेंट्स में लिखोगे, तो हमें पता है आर वेक्टर को हम लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसका मतलब ये होता है आर की जो वैल्यू है एक्स डायरेक्शन में एक्स मैग्नीट्यूड है, आई कैप दिखाता है एक्स डायरेक्शन, जे कैप दिखाता है वाई डायरेक्शन, और के कैप दिखाता है जेड डायरेक्शन, ठीक है। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लेती हूँ तो ये जो इसका मैग्नीट्यूड होता है वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। तो आप ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे, के की वैल्यू आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हो, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर्स में समझा रखा है। यहाँ पर आप Q पुट करोगे, के की वैल्यू मैंने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दी, आर कैप, अब हमें पता है आर कैप वेक्टर क्या होता है, आर वेक्टर और डिवाइड बाय आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। जब यहाँ पर मैं ये वैल्यू पुट करती हूँ आर कैप डिवाइड बाय आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यहाँ पर पावर कितनी है 2 और यहाँ पर पावर कितनी है 1, टोटल पावर कितनी हो गई 3 पावर हो गई। अब आप इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करो, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ओके, डिवाइड बाय अंडर रूट, एक्सक्यूज मी एक मिनट, देखो यहाँ पर आर जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अंडर रूट का मतलब कितनी पावर होती है भाई, अंडर रूट का मतलब होता है पावर है उसकी हाफ। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी पावर हाफ है, और इस वेक्टर की आर वेक्टर की जो वैल्यू मैंने पुट कर दी, इसकी पावर कितनी है क्यों, तो जब पावर की पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहाँ पर जो पावर आ जाएगी कितनी आ जाएगी 3/2 पावर आ जाएगी, ठीक है। जैसे आपने आर वेक्टर को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, ऐसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड को भी कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन लेट कर लेते हैं ई एक्स है, आई कैप आ जाएगा, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन ई वाई, ठीक है, जे कैप, और जेड डायरेक्शन में ई जेड के कैप हो जाएगा आपका। अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पुट कर देती हूँ ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, तो आप इस एक्सप्रेशन में देखेंगे कि जो आई कैप का कोफिशिएंट है दोनों साइड उनको इक्वेट कर देंगे तो आपको कंपोनेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं दोनों कंपोनेंट्स आई कैप वाले कंपोनेंट्स को इक्वेट करूँ तो लेफ्ट साइड में तो बस ई एक्स है ना आई कैप का कोफिशिएंट, राइट साइड में क्या क्या है आई कैप का कोफिशिएंट, ये सब है, इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे से होगी तो यहाँ से क्यू एक्स बचेगा,
डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। सिमिलरली वाई कॉम्पोनेंट हम लिखेंगे दैट इज क्यू। वाई कॉम्पोनेंट हम जे कैप के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे। तो जे कैप का, अब देखो ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू, ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू मान कर चलेंगे। इस वैल्यू को हम हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जे कैप का कोफिशिएंट बन जाएगा ये क्यू वाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर 3/2। सिमिलरली हम जेड कॉम्पोनेंट भी लिख सकते हैं। ई जेड कॉम्पोनेंट क्या होगा, क्यू जेड हो जाएगा डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर 3/2। तो ये आपके 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के। हमने पोजीशन वेक्टर को कंपोनेंट्स में डिवाइड किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपोनेंट्स में डिवाइड किया और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उनके कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर दिया। आई कैप के कोफिशिएंट एक्स डायरेक्शन में ये वैल्यू रहेगी, वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वैल्यू रहेगी और जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वैल्यू। तो हमने अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना ताकि मेरी वीडियो देख सकें आपके दोस्त। थैंक यू।